किया गया जो गोली का स्तूप है, ठीक है, ये गोली का स्तूप आपका गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में पड़ता है, ठीक है, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में। तो ध्यान कर लेना इसको, गुंटूर जिला, गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में ये स्थान पड़ता है, ध्यान रखना। और यहाँ पर किस प्रकार के पत्थर का उपयोग किया गया है, तो सफेद पत्थर का उपयोग किया गया है, ठीक। चूंकि आप जानते हो उस क्षेत्र में अमरावती का भी स्तूप हमें देखने को मिलता है, और अमरावती स्तूप में भी एक उच्च कोटि के सफेद पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, वो संगमरमर का नहीं है। कभी कभी विकल्प में अगर सफेद पत्थर या कुछ इस तरह का नहीं होता है तो हम संगमरमर लगा लेते हैं, वो एक अलग पॉइंट है, वो एक वहां की अलग समस्या है, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा। लेकिन संगमरमर का उपयोग दक्षिण भारत में कहीं भी हमें देखने को नहीं मिलता है, ये बात इतनी आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इसके लिए, या आपसे अमरावती के स्तूप के लिए पूछे, अगर कोई पत्थर पूछता है कि किस प्रकार का पत्थर, तो एक उच्च क्वालिटी का या एक सबसे अच्छे सफेद क्वालिटी के पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वहां पर, तो ध्यान रखना। तो फर्स्ट का जो आपका राइट आंसर होता है वो है सफेद पत्थर, ठीक है। एक तो ये हो गया। दूसरे प्रश्न की तरफ जब चलेंगे तो इसमें लिखा है कि किस वर्ष कर्नल मैकेंजी बोल सकते हैं ने अमरावती के स्तूप का पता लगाया, 1840, 1890, 1897, 1987। दरअसल इस प्रश्न में आपके विकल्प वो है ही नहीं जो उत्तर आपका होना चाहिए था, ठीक है। इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो है 1797। 1797 में कर्नल मैकेंजी ने अमरावती के स्तूप का पता लगाया था। और अमरावती का स्तूप कहाँ है, तो गुंटूर जिला आंध्र प्रदेश में है। नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी है। नदी कौन सी है, तो कृष्णा नदी है। ये बात इतनी आपको याद रखनी है। अमरावती स्तूप सातवाहन शासकों के समय, दक्षिण भारत में सातवाहन शासकों के समय निर्मित किया गया, शासकों के समय निर्मित किया गया था। ये एक पॉइंट आपको ध्यान रखना है। इसमें भी उच्च कोटि के सफेद पत्थर का इस्तेमाल किया गया है। इस स्तूप की जो मूर्तियां हैं जो कि महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, काफी रिलीफ है। जो सांची और भरहुत के स्तूपों में आपने जो मूर्तियां देखी हैं, वहां की जो मूर्तिकारी की गई है उससे कई गुना ज्यादा यहाँ पे रिलीफ मूर्तियां इस स्तूप के तोरण द्वारों और वेदिकाओं पर बनाई गई हैं। ये बात इतनी आपको याद रखनी है। तो इसमें ये ऑप्शन हमारे पास नहीं था, गलतीवश, मिस्टेक वश कह सकते हैं कि 1897 की जगह अगर 1797 होता तो हम इसका विकल्प सी चुन सकते थे, लेकिन ऐसा कोई विकल्प इसमें नहीं है। इसलिए इसका जो राइट आंसर निकल के आता है 1797 में कर्नल मैकेंजी ने अमरावती के स्तूप का पता लगाया था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 जो हमारी है वो कहता है कि निम्नलिखित में से किस स्तूप के लिए यह कथन कहा गया, चैरिटी लिख गया है वहां पे, चैरिटी नहीं चारुत्व है, चारुत्व के विविध तत्वों का मनोहारी समन्वय देखने को मिलता है इनमें से किस स्तूप में। तो वहां पर जो चैरिटी लिख गया है, ठीक है, वहां पे चारुत्व करना है आपको। क्या करना है, चारुत्व, ठीक। चारुत्व के विविध, चारुत्व का मतलब है आम जनजीवन से संबंधित जो भी चीजें हैं, ठीक। तो चारुत्व विविध तत्वों का मनोहारी समन्वय देखने को मिलता है किस स्तूप में, सांची के स्तूप में, भरहुत के स्तूप में, धम्मे के स्तूप में, या अमरावती का स्तूप, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर निकल के आता है वो है डी, अमरावती के स्तूप में, या अमरावती के स्तूप के विषय में इस प्रकार का कथन कहा गया है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना होगा। चारुत्व के विविध तत्वों का मनोहारी समन्वय देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो कौन सा है, अमरावती का स्तूप है। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सांची का स्तूप आप जानते हैं मौर्य काल के तहत इसको आप रखते हैं। सांची का स्तूप मौर्य काल के तहत रखते हैं, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है, मध्य प्रदेश के सतना जिले में है। तो सांची में कुल 5 स्तूपों की बात कही जाती है, जिसमें से सांची का स्तूप संख्या 1 जिसको हम महास्तूप कहते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट स्तूपों में से एक माना जाता है। भरहुत का स्तूप आप जानते हैं शुंग काल का है, मध्य प्रदेश के तहत इसको भी रखा जाता है, ठीक है। इस यहाँ का जो सबसे इंपॉर्टेंट दृश्य है वो जेतवन विहार का दृश्य जो सबसे महत्वपूर्ण दृश्यों में से एक माना जाता है। धम्मेक स्तूप गुप्तकालीन स्तूपों में से एक है, आप जानते हैं वाराणसी में है, उत्तर प्रदेश में, जो कि गुप्त काल का है, ठीक है। अमरावती के बारे में बात आपसे कर ही चुके हैं, तो इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अधिकतर क्वेश्चन जो स्थापत्य आर्ट से पूछे जाते हैं आपके टीजीटी या पीजीटी के एग्जाम में, या अधिकतर जो भी आर्ट से संबंधित एग्जाम होते हैं, एक दिवसीय परीक्षाएं होती हैं, उनमें स्थापत्य से ज्यादा ऊपर के पॉइंट पूछे जाते हैं। कौन सा स्तूप कहाँ है, किस नदी के किनारे है, किस वंश का है, किस काल का है, इस स्तूप में क्या है नहीं। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी होती है।
तो हमारा प्रश्न संख्या 3 का जो राइट आंसर निकल के आता है वो आता है डी। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डी। ठीक है, ये बात आप इतनी ध्यान कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागार्जुनी कुंडा, कुंडा लिख गया है, कोंडा है। नागार्जुनी कोंडा के स्तूप का पता किस वर्ष चला? यहाँ पर किसी विद्वान या किसी इस प्रकार के व्यक्ति द्वारा खोज की विषय की बात नहीं की जाती, केवल डेट की बात की जाती है कि नागार्जुनी कोंडा का स्तूप किस वर्ष खोजा गया। ठीक है, तो 1926 इसमें का ऑप्शन हमारे पास है कि 1926 में नागार्जुनी कोंडा के स्तूप का पता लगाया गया था। ठीक, ये बात ध्यान रखेंगे। नागार्जुनी कोंडा स्तूप के विषय में कहा जाता है, ये भी गुंटूर जिले में है, गुंटूर जिले में है आंध्र प्रदेश के। और कहा जाता है कि सातवाहन शासकों के संरक्षण में, सातवाहन शासकों के संरक्षण में स्थानीय इक्ष्वाकवंशी शासकों ने इसका निर्माण करवाया था, शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। ठीक, तो ये पॉइंट आप अपना ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट में से है। ठीक है, तो 4 का हमारा जो सही होता है वो सी नंबर सही होता है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। किन गुफाओं का नाम महामयूरी ग्रंथ में पीतगल्ल नाम से मिलता है? ये प्रश्न हमारा है कि किन गुफाओं का नाम महामयूरी ग्रंथ में पीतगल्ल नाम से मिलता है? भाजा गुफाओं का, कन्हेरी की गुफाओं का, पीतलखोरा या कोंडानी? ठीक है, सारी की सारी आपकी महाराष्ट्र में है, सारी की सारी आपकी महाराष्ट्र में है। और जितनी केव्स आपको बताई जा रही हैं सब शुंग सातवाहन शासकों के समय दक्षिण भारत में चट्टानों को काट करके, तराश करके इस प्रकार की गुफाओं का निर्माण किया गया। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें जो सबसे राइट आंसर है वो है सी, पीतलखोरा की गुफाओं को महामयूरी ग्रंथ में बौद्ध धर्म से संबंधित एक है महामयूरी, जिसमें हमें पीतलखोरा गुफाओं को पीतगल्ल के नाम से उसमें लिखा गया है या इसकी बात कही गई है। तो 5 का राइट आंसर क्या निकलता है आपका? सी निकलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा आता है गुप्त काल से कि गुप्तकालीन तिगवा का विष्णु मंदिर किस जिले में है? तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण की कला का हम वास्तविक प्रारंभ या हम स्टार्टिंग या उसकी शुरुआत मानते हैं। ठीक है, इसमें आप भी जानते होंगे गुप्त काल में बनावट के आधार पर 3 प्रकार के बनाए गए। एक तो अर्धवृत्ताकार, सपाट छत वाले और शिखराकार मंदिर, 3 प्रकार के मंदिरों का निर्माण वहां पर हमें देखने को मिलता है। सामग्री के आधार पर मंदिर संरचनात्मक मंदिर थे, इसमें कोई कंफ्यूजन आप चाहिए। ठीक है, गुप्त काल का सबसे प्राचीन मंदिर सांची का मंदिर संख्या 17 माना जाता है। ठीक, वो आपको ध्यान रखना होगा। अब यहाँ पर जो प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि गुप्तकालीन तिगवा का विष्णु मंदिर किस जिले में है, तो पहली बात तो मध्य प्रदेश में है, राज्य कंफर्म हो। दूसरा पॉइंट जिला पूछ रहा है, तो जिला इसका क्या है? जबलपुर। जिला इसका क्या है? जिला है इसका जबलपुर। जबलपुर जिले में हमें गुप्तकालीन तिगवा का विष्णु मंदिर देखने को मिलता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। क्या इसमें कोई ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनके बारे में आप जानते हैं या जिस उस डिस्ट्रिक्ट में कला से संबंधित या स्थापत्य से संबंधित कुछ ऐसी चीजें रही हो जिनके बारे में आप जानते हैं? जैसे धार जिले में आप जानते हैं बाग गुफाएं हैं जो कि आपकी चित्रकला के लिए जानी जाती हैं। इंदौर में आपका आर्ट स्कूल है, इंदौर में आर्ट स्कूल है, कौन सा? देवला लीकर वाला। कौन सा? देवला लीकर कला विद्यालय, देवला लीकर कला विद्यालय, जिसको आप चित्रकला मंदिर भी बोलते हो, है नी। 1927 का है। ठीक है, ध्यान रखना। सतना में अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं कि सांची के स्तूपों की बात कही जाती है और गुप्तकालीन सांची का मंदिर संख्या 17 भी सतना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो पेपर हल करते वक्त इस बात का भी ध्यान रखें कि जब 4 ऑप्शन आपके पास उसमें दिए हो पेपर में, तो क्या उन चारों ऑप्शनों में से कुछ ऐसी चीज आप ढूंढ सकते हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में हमारी आर्ट से संबंधित चीजें क्या हो सकती हैं, है नी। तो ये इस तरह से जब आप चीजों को ऑप्शन केवल पेपर का सही आंसर टिक कर लेना ही पेपर हल करना नहीं होता है। बाकी के जो 4 ऑप्शन है क्या उनके बारे में आप कुछ जानते हैं? आप सोच सकते हैं उसके बारे में कि यहाँ पर क्या हो सकता है, यहाँ पर क्या हो सकता है। तब इस तरह से जब पेपर हल करते हैं तो वो प्रैक्टिस कही जाती है। आइए प्रश्न संख्या अगली देखते हैं। प्रश्न संख्या है 7। क्या है 7 में?
गुप्तकालीन उदयगिरि की गुफाओं के निर्माण के संबंध में कौन सा विकल्प सही है? इनमें से हमें वो ऑप्शन ढूंढना है जो गुप्तकालीन उदयगिरि की गुफाएं जो मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है नहीं, ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है, मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में है उदयगिरि की गुफाएं जो कि गुप्त काल की हैं। मुख्य रूप से हिंदू धर्म से जोड़ी जाती हैं, लेकिन एक गुफा वहां पर जैन धर्म की है, तो हिंदू और जैन दोनों की है, लेकिन कभी एक विकल्प चुनने की कंडीशन है आपके पास, तो आप हिंदू धर्म वाला चुनेंगे जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। वहां की गुफा संख्या 5 सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें वराह की मूर्ति आपको देखने को मिलती है नहीं। इन गुफाओं का निर्माण या इन गुफाओं का संबंध कह लें तो संबंध तो श्रीगुप्त और चंद्रगुप्त प्रथम ये भी गुप्त वंश के हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय व कुमार गुप्त ये भी गुप्त वंश से हैं, चंद्रगुप्त प्रथम व चंद्रगुप्त द्वितीय ये भी गुप्त वंश के हैं, उदयादित्य और स्कंदगुप्त ये भी गुप्त काल से हैं, सारे के सारे गुप्त काल से हैं। तो आपसे ये तो नहीं पूछ रहा है कि किस वंश से संबंधित हैं, वो तो आपने स्टार्टिंग में दे दिया उसने कि गुप्तकालीन। अब यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि इन गुफाओं के निर्माण में या इन गुफाओं का संबंध मुख्य रूप से किन राजाओं का है, ठीक है। तो इसके आधार पे जब इसका ऑप्शन निकालने चलेंगे तो इसका ऑप्शन बी सही करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय जो जिसको हम चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं, और कुमारगुप्त, इन दो शासकों के समय या इन दो राजाओं के समय इन गुफाओं का निर्माण हमें देखने को मिलता है। तो प्रश्न संख्या 7 का जो राइट आंसर है वो है बी, इसको आप ध्यान कर लीजिए, ठीक है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आ सकता है पेपर में। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 8, क्या कहती है देखिए, गुप्तकालीन सांची के मंदिर की भीतरी छत के अलंकरण में प्रयोग किया गया है। जो सांची का मंदिर संख्या 17 है, सांची के मंदिर की भीतरी छत, जो मंदिर सांची का मंदिर संख्या जो 17 है उसकी भीतरी छत में है नहीं, जो छत है उसमें किस प्रकार का अलंकरण है? हंस पक्षी का, कमल पुष्प का अलंकरण आपसे पूछा है कि इनमें से किस चीज से छत को अलंकृत किया गया है? कमल, हंस, कमल पुष्प, गंधर्व या विद्याधर, ठीक है। तो इसमें उसकी छत के अलंकरण में कमल पुष्प का अंकन देखने को मिलता है, तो ये आपका राइट आंसर यहाँ से निकल के आता है कि सांची का जो मंदिर संख्या 17 है उसकी छत पे कमल के पुष्पों का अलंकरण किया गया है, ठीक है। तो 8 का बी आपका सही होता, इसको ठीक कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा जो आता है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर पूछा। ये प्रश्न और ये मंदिर, पहली बात तो ये मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई क्वेश्चन इससे, चाहे नेट का पेपर हो, आर्ट से संबंधित कोई अन्य एग्जाम हो, इस मंदिर के बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे स्थापत्य आप जब पढ़ते होंगे या आप जब पढ़ेंगे, ठीक है, बहुत से लोग पढ़ चुके होंगे, बहुत से लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब स्थापत्य में आपसे मेन चीजें कही जाए कि स्थापत्य में इंपॉर्टेंट चीजें याद करिए, तो इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। जैसे गुप्त काल के मंदिर के विषय में आपको कुछ जानना है तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर आपको पता होना चाहिए, पहला पॉइंट तो ये। दूसरा जो मंदिर गुप्त काल में इंपॉर्टेंट है वो है कानपुर का भीतरगांव मंदिर, ईंटों वाला, वो दूसरा मुख्य मंदिर माना जाता है। और गुप्त काल में जो भी मंदिर हैं उनके नाम याद रख लीजिए, और कौन सा मंदिर किस देवता को समर्पित है ये आपको पता होना चाहिए। बहुत डिटेल से जाने की जरूरत नहीं है, जो जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं टीजीटी की 2022 की, उसके लिए आपको बहुत डीप जाने की जरूरत स्थापत्य में नहीं होती है। इंपॉर्टेंट चीजें आपको पता होनी चाहिए, अगर वहां से क्वेश्चन आता है तब आपका गलत नहीं होना चाहिए, अगर तब गलत होता है तब फिर आप नुकसान उठा जाएंगे। तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस नदी के किनारे, नदी आपसे पूछ रहा है किस नदी के किनारे है, तो देवगढ़ का दशावतार मंदिर किस नदी के साइड में है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो पहली बात इसको ये देख लीजिए कि गुप्तकालीन मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है, पहले झांसी के अंतर्गत आता था, अभी ललितपुर में है, ठीक है। तो ये बेतवा नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे है, अगर कोई नदी आपसे पूछे तो आप बेतवा लगाइए, बेतवा नदी के किनारे है। 4 मूर्तियां यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 4 मूर्तियां बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन सी? एक तो गजेंद्र मोक्षदम की, गजेंद्र मोक्षदम की प्रतिमा, दूसरा शेषाशायी विष्णु नर नारायण की प्रतिमा, और अहिल्या उद्धार। ये 4 जो पैनल हैं, जो मूर्ति कला के पैनल हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये मूर्तियां भी क्वेश्चन में आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित मूर्ति का संबंध किस मंदिर से है, या ये मूर्ति किस वंश की है। तो दशावतार मंदिर से है, चूंकि दशावतार मंदिर गुप्त काल का है तो ये मूर्ति भी क्या होगी, गुप्त काल की होगी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या निकला आपका, बेतवा नदी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका, देखिए, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे। सहयोगी का मतलब है, देखिए कुछ प्रश्न इसमें ऐसे भी हैं जो हमने कॉपी किए हैं,
ठीक है, गूगल की सहायता से या ऐसे भी हमने लिए हैं कुछ प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न, ठीक है, आपको मिलेंगे। हो सकता है आपने कहीं देखे हो या आपने कहीं पे प्रश्नों का हल किया हो ऐसे, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हमने गूगल से लिए हैं और कुछ प्रश्न स्वतः बनाए गए हैं, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है हमारी, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे, कौन से वंश या कौन सा इनमें से वंश है जो खजुराहो के मंदिर में निर्माण में सहयोगी था? चंदेल वंश, गुर्जर प्रतिहार, चाहमान, परमार। तो राइट आंसर आपका जो निकलेगा वो क्या निकलेगा? चंदेल वंश, ठीक है, क्या निकलेगा? चंदेल वंश। तो चंदेल वंश के शासकों ने खजुराहो में जो मंदिर बनवाए वो नागर शैली के सबसे श्रेष्ठ मंदिर माने जाते हैं, उनमें से कंदरिया महादेव मंदिर सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, ठीक है। खजुराहो के मंदिर नागर शैली में निर्मित सबसे श्रेष्ठ मंदिर हैं, लेकिन अगर वहां के मंदिरों में भी आपसे श्रेष्ठ मंदिर पूछता है तो आप कंदरिया महादेव मंदिर बताते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा कि ये खजुराहो के मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश राज्य के छतरपुर जिले में स्थित है, ठीक है, ये बात इतनी आपको याद रखनी है, चंदेल वंश के हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। उसके बाद आगे चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 देखते हैं, खजुराहो के मंदिर संबंधित है। अब यहाँ पर आपसे धर्म पूछ रहा है कि खजुराहो में जो मंदिर हैं वो किस धर्म को समर्पित हैं। तो एक बात बस छोटा सा पॉइंट है कि खजुराहो में दो धर्मों से संबंधित मंदिर हैं, हिंदू और जैन, ठीक है, हिंदू और जैन धर्मों से संबंधित मंदिर हैं। कुल मंदिर यहाँ पर कितने थे? तो कुल मंदिर यहाँ पर 85 थे। कुल मंदिर कितने थे? 85। हो सकता है ये संख्या आपको 95, 90 भी देखने को मिली हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वहां पर जो पुरातत्व विभाग के द्वारा लगाए गए शिलापट्ट हैं उनमें जो जानकारी है वो 85 की है। वर्तमान समय में जब मंदिरों की बात कही जाती है कि वर्तमान में कितने हैं, तो 20 मंदिर मुख्य रूप से वहां पर वर्तमान में अच्छी स्थिति में हैं, ठीक है, देखने लायक। इसकी संख्या आपको 20, 22, 25, 30 भी मिलती होगी, लेकिन 20 और 85 का जो ये आंकड़ा है ये सबसे बेटर आंकड़ा है। तो सी वाला ध्यान रखिए, खजुराहो के मंदिर किस धर्म से संबंधित हैं? तो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित मंदिर माने जाते हैं, ये ध्यान रखेंगे। प्रश्न संख्या 12 की तरफ चलते हैं, खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर समर्पित है। जो खजुराहो का मांगतेश्वर मंदिर है वो किस देवता को समर्पित है? इनमें से विष्णु को, शिव को, ठीक है, सूर्य को या पार्वती को? तो इस मंदिर में जो मतंगेश्वर मंदिर है या मांगतेश्वर जिसको हम कह रहे हैं बार बार, मतंगेश्वर मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर के शिवलिंग स्थापित है। इसमें खजुराहो के जो भी मंदिर हैं सब में शिवलिंग आपको देखने को मिलेगा जो भगवान शिव से संबंधित मंदिर है, ठीक है, तो शिव को संबंधित है। तो राइट आंसर आपका क्या निकलता है? बी वाला। इसी क्रम में प्रश्न संख्या 13 भी खजुराहो से संबंधित जोड़ करके आपको दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है? ये प्रश्न पूछ रहा है इनमें से कौन से मंदिर हैं जो खजुराहो में नहीं है। कंदरिया महादेव मंदिर, 64 योगिनी मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर, ठीक है, वहां का जो चित्रगुप्त मंदिर है, इनमें से कौन सा मंदिर वहां नहीं है? तो 64 योगिनी मंदिर भारत में कम से कम 6 मंदिर प्राप्त हैं, जिनमें से 2 मंदिर सबसे मुख्य माने जाते हैं। आधा दर्जन मंदिर 64 योगिनी मंदिर भारत में हैं, जिनमें से 2 मंदिर सबसे मुख्य हैं। एक तो खजुराहो में बना 64 योगिनी मंदिर और दूसरा जबलपुर में जो कल्चुर वंश के शासकों के द्वारा बनवाया गया, जो कि गुर्जर प्रतिहार शैली के तहत उसको रखा जाता है, लेकिन स्थानीय राजा कलचुरी वाले थे जिन्होंने 64 योगिनी मंदिर जो जबलपुर वाला है जिसकी योजना वृत्ताकार है, ठीक है, वो मंदिर सबसे मुख्य मंदिर है। उसके बाद खजुराहो का जो 64 योगिनी मंदिर है वो सबसे मुख्य मंदिर है। तो फिलहाल यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर ये तो नहीं लिखा है कहाँ वाला है, लेकिन 64 योगिनी मंदिर कह रहा है। तो कंदरिया महादेव मंदिर ये भी खजुराहो में है, 64 योगिनी मंदिर ये भी खजुराहो में है, चित्रगुप्त मंदिर ये भी खजुराहो में है। जो नहीं है वो आप भी जानते हैं, तो दशावतार मंदिर जो देवगढ़ वाला था उत्तर प्रदेश में वो वहां पे नहीं है। तो राइट आंसर क्या निकलता है आपका? सी, ये ध्यान रखिएगा, 13 का सी, ठीक है, 13 का सी। आगे आइए, 14 पे तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, इसके डिजाइन से यह लोकप्रिय धारणा बनी कि यह भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा, ठीक है, तो 2 ये पॉइंट सबसे सही है। ये पॉइंट आपका वैष्णव पद्धत पूजा वाला गलत है, ठीक है, ये वाला गलत है। अब 3 और 2 जहां होगा वो तो गलत कर दीजिए आप पहले से, ठीक है, एक तो ये पॉइंट हो गया। 2, 3, ये 3, 3 जहां लगा होगा दोनों काट दीजिए। अब आपके बचे 1 और 2 और 1 और 4। अब 2 वाला इसलिए नहीं चुनेंगे क्योंकि तीसरा वाला सही कह रहा है आपसे, ये चौथा वाला आपके लिए सही कह रहा है। अब इसके बारे में ये कंफर्म भी नहीं है कि एकमात्र वृत्ताकार मंदिर है, ठीक है,
ये कंफर्म नहीं है। इस वजह से इस पॉइंट को छोड़ करके हम लोग यहाँ पर चलते हैं और इसके लिए सबसे जो राइट आंसर है वो सी सही करते हैं कि 1 और 4 इसका क्या है, सबसे सही आंसर है। राइट आंसर है कि कच्छप घाट राजवंश के शासनकाल में निर्मित हुआ। एक तो ये पॉइंट, इसके डिजाइन से लोकप्रिय भारतीय संसद भवन के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। ठीक है, ये धारणा सही है, सत्य है, इसमें कोई गलत नहीं है, ये सही है। ठीक है, तो 14 का राइट आंसर क्या निकल के आता है हमारा, सी वाला। आगे आइए, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है? इनमें से कौन सा स्थान है जो यूनेस्को की सूची में नहीं है? खजुराहो 1986 में आए, ये 2003 में आए, ये 1989 में आए। तो यानी कि वो 3 ऊपर वाले हैं, ये नहीं है। तो राइट आंसर क्या निकलता है आपका 15 का डी, ये विश्व धरोहर की सूची में नहीं है। ठीक है, आगे आइए, मंदिर स्थापत्य के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? स्वतंत्र आधार, चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। लाडखां जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध रखता है। लाडखान का मंदिर चालुक्य राजाओं के समय आपको देखने को मिला था। एहोल में खजुराहो के मंदिरों जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर माना जाता है। तो मंदिरों का उद्भव गुप्त काल में हुआ। लाड़खा मंदिर बादामी के चालुक्यों का है, फर्स्ट सेकंड तो आपका सही चल रहा है। ठीक है, अब आते हैं, खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है। कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार मंदिर है। तो लाडखा मंदिर तो बादामी के चालुक्यों से संबंधित है, ये भी ठीक है। स्वतंत्र आधार यानी कि चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्तकाल में माना जाता है। तो ये पॉइंट तो सब में रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, तो सही है अपनी जगह। फिर लाडखां जो एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है, ये भी सही है। अब ये खजुराहो और कांची के कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का मंदिर है, ये डाउट में लग रहा है। क्योंकि इससे पहले जो सोल टेम्पल आपका था वो भी तो बनाया गया था, स्वतंत्र आधार मंदिर है नहीं, वो इससे पहले का है, ये सबसे लास्ट वाली शैली का है। तो इसमें जो गलत है वो चौथा गलत करेंगे। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्या ऑप्शन कहीं है हमारे पास? डी वाला। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाला आप सही करेंगे। चूना पत्थर के मंदिरों का उद्भव गुप्त काल से माना जाता है, ये तो सब में है, ये बात सत्य है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लाडखा मंदिर जो कि एक प्रारंभिक मंदिर है, बादामी के चालुक्यों से संबंध है। तो बादामी के चालुक्य शासकों ने एहोल में लाडखान के मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था, है नहीं, करवाया था। तो एक तो पॉइंट वो आपका हो जाता है। खजुराहो के मंदिरों में मंदिर के समस्त खंड आंतरिक और बाह्य रूप से जुड़े हुए हैं, पूरे के पूरे मंदिर बाकायदा जोड़ जाड़ के बनाए गए हैं। ठीक है, कांची का कैलाश मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का, तो सबसे प्रारंभिक नहीं है, इससे पहले शोर टेम्पल की बात आती है या शोर मंदिर की बात आती है, जो स्वतंत्र आधार का मंदिर द्रविड़ शैली का माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे इतना। तो इसका राइट आंसर क्या टिक करेंगे? डी वाला, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आगे आइए, 17 नंबर पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका शिखर द्रविड़ शैली में बना हुआ है? ये मंदिर आपसे पूछ रहा है कि किस मंदिर का शिखर द्रविड़ शैली का है। हम सभी लोग जानते हैं ये किसके बारे में कह रहा है। भीतरगांव मंदिर, ग्वालियर का तेली मंदिर, कंदरिया महादेव मंदिर, ओसिया का सूर्य मंदिर जो कि राजस्थान में है। तो इसमें जो ग्वालियर का तेली मंदिर है, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का एकमात्र मंदिर बना था प्रतिहार काल में, ग्वालियर का तेली का मंदिर, जिसका शिखर द्रविड़ शैली का है, यानी कि ये जो मंदिर था ये द्रविड़ शैली का मंदिर माना जाता है। उत्तर भारत में द्रविड़ शैली का आधारित एकमात्र मंदिर ग्वालियर का तेली मंदिर। राइट आंसर क्या निकलता है इसका? बी वाला। आइए आगे चलते हैं।
माउंट आबू का जैन मंदिर किससे बना है? बलुआ पत्थर से, चूना पत्थर से, ग्रेनाइट से और संगमरमर से। राइट आंसर जानने से पहले हम इस चीज के बारे में जान लेते हैं कि यह चीज है क्या। क्या चीज है? एक तो सोलंकी वंश के शासकों के समय ये सोलंकी वंश के शासकों के समय बनाया गया। ठीक है, एक तो पॉइंट ये कि सोलंकी वंश के शासकों के समय इस मंदिर का निर्माण हुआ था। एक तो पॉइंट ये आपका हो गया मोटा मोटा। माउंट आबू राजस्थान का, राजस्थान के सिरोही जिले के दिलवाड़ा नामक स्थान पर स्थान के पहाड़ी पर माउंट आबू पहाड़ी पर माउंट आबू पहाड़ी पर ये जैन मंदिर बनाए गए हैं। ठीक, कितने मंदिर बनाए गए हैं? तो 5 जैन मंदिर बनाए गए हैं। किससे बने हैं? तो संगमरमर से बने हैं। किससे बने हैं? संगमरमर से बने हैं। ये इसका राइट आंसर आपका निकल के आता। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिएगा। आगे चलते हैं और प्रश्न संख्या 19 देखते हैं कि एलिफेंटा की गुफाएं मुख्यतः निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए कारगर बनाई। कुल मिलाकर के आपसे धर्म पूछ रहा है कि किस धर्म से या किस संबंधित है। बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, शैव धर्म से, हिंदू धर्म से। एलिफेंटा की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य के, है नी, गेटवे ऑफ मुंबई से। ठीक है, 10 मील की दूरी लगभग 6 किलोमीटर का मामला है। ठीक है, 6 मील और 10 किलोमीटर उल्टा हो गया। 6 मील की दूरी या 10 किलोमीटर के आसपास हम जानते हैं हार्बर बंदरगाह से। ठीक है, इतनी दूरी पर ये गुफाएं स्थित हैं, समुद्र के भी, अरब सागर में। ठीक है, एक टापू पर स्थित हैं, धारापुरी जिसको हम कहते हैं, एलोरा, सॉरी एलिफेंटा, है नी, एलिफेंटा की बात हो रही है। तो शैव धर्म को, हिंदू धर्म के अंतर्गत भगवान शिव को समर्पित ये गुफाएं आपको देखने को मिलती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एलिफेंटा की गुफाएं, इसका नाम पुर्तगालियों द्वारा किया गया। इस गुफा के प्रवेश द्वार पर एक बड़े से हाथी की मूर्ति टूटकर पड़ी हुई थी। उस हाथी की मूर्ति को देखकर पुर्तगालियों ने एलिफेंटा शब्द का जिक्र किया और इन गुफाओं को एलिफेंटा का नाम दे दिया उन्होंने, है नी, ये ध्यान रखना। तो शैव धर्म से संबंधित है। प्रश्न संख्या है 20 हमारी। एलोरा व एलिफेंटा के स्थल किस काल से संबंधित है? किस वंश के तहत इनका निर्माण किया गया? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों के समय इनका निर्माण हमें देखने को मिलता है। ध्यान रखना, एलोरा भी महाराष्ट्र राज्य के तहत औरंगाबाद जिले में स्थित है। कुल 34 गुफाएं हैं, जिनमें से 12 बौद्ध धर्म की हैं, 17 हिंदू धर्म की हैं और 5 जैन धर्म की हैं। टोटल कितनी हो जाती हैं? 34 गुफाएं हो जाती हैं। इनमें से इस गुफा की सबसे प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण क्या है? हिंदू धर्म से संबंधित जो गुफाएं हैं उनमें गुफा संख्या 16, जो कि एलोरा के, जो कि कैलाश मंदिर या रंगमहल के नाम से उसको संबोधित करते हैं। उस गुफा के प्रवेश द्वार के बाहर या उसके प्रांगण में चट्टान को तराश करके एक बड़ा सा कैलाश मंदिर बनाया गया, जिसके लिए एलोरा की गुफाएं दुनिया भर में जानी जाती हैं। ठीक, 20 का ऑप्शन आपका सही होता है, सी। आइए, निम्नलिखित में से कौन सा एक शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? शैलकृत का मतलब समझ रहे हैं? शैलकृत का मतलब है चट्टान को काट करके बनाया गया मंदिर। इनमें से कौन सा है? तटीय मंदिर महाबलीपुरम, जिसको हम शोर टेम्पल बोलते थे, राजराजेश्वर मंदिर, जिसको हम तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर कहते हैं, कैलाश मंदिर एलोरा और जगन्नाथ मंदिर पुरी, है नी, जो वहां का है। तो आप अभी आपको हमने पीछे बताया कि एलोरा का जो कैलाश मंदिर है गुफा संख्या 16 के पास में स्थित है, उसको चट्टान काट करके बनाया गया। तो राइट आंसर क्या निकलता है आपका? सी वाला। प्रश्न संख्या 22 देखते हैं, क्या है? सूची को मिलाना है, एक को दूसरे से मिलाना है। देखिए क्या मिलाना है। ईंट निर्मित मंदिर इनमें से कहाँ है? दशावतार मंदिर कहाँ है? शिव मंदिर कहाँ है? और विष्णु मंदिर कहाँ है? ठीक है, तो ईंट मंदिर भीतर गांव कानपुर में है, दशावतार मंदिर देरगुड़ में है। ठीक है, और भुमरा का शिव मंदिर हो गया, विष्णु का, एरण का विष्णु मंदिर। ऑप्शन नीचे देख लीजिए, ए का 4 इसमें है और कहीं है नहीं। तो राइट आंसर क्या निकला आपका? ए निकला। ए का 4, बी का 2, सी का 1, सी का, ये गलत है ऑप्शन।
अगर सी का एक करें, हाँ, अरे ए का कहाँ गया, ए का तीसरा है, ठीक है, सही है, वो मिला सही है लेकिन नीचे गड़बड़ कर रहा है। तो ए का हो गया 3, ए का हो गया 3, बी का हो गया 2, बी का हो गया 2, सी का हो गया 4, सी का हो गया 4 और डी का हो गया 1। तो राइट आंसर क्या निकलता है आपका, बी। हम अलग मिलाने लगे थे, मिला ऊपर सही मिला था, नीचे ऑप्शन देखने में कंफ्यूजन हो गया। चलिए 22 का क्या हो गया, बी आपका। आगे आइए, 23 नंबर है कि जनता और महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बात समान है। ठीक है, ये कथन वाले हैं, थोड़ा टफ है प्रश्न, ये सब आपके हमने गूगल से लिए हैं। आइए, दोनों एक ही समय के हैं, महाबलीपुरम के रूप में ज्ञात दो ऐतिहासिक स्थानों में से कौन सी बात समान है। तो दोनों एक ही समय काल में तो नहीं निर्मित हुए, तो ये तो आपका गलत हो गया। वो 628 में मामला जनता का खत्म हो जाता है और 600 के बाद से 640 610 से महाबलीपुरम में निर्माण का मामला शुरू होता है नहीं, उनमें से 640 सबसे मुख्य होता है, तो एक ही समय का तो नहीं है, ये गलत है। दोनों एक ही संप्रदाय से संबंध रखते हैं, ये भी गलत है। ये बौद्ध धर्म का है, ये हिंदू धर्म से संबंध रखता है नहीं, तो ये भी गलत है। धर्म को तलाश करके निर्मित किया गया, ये बात ठीक है। दोनों में स्मारक है, यानी कि धर्म को तलाश करके दोनों जगह पे काम किया गया। तो केवल केवल इसका कौन सा सही है, केवल केवल इसका 3 वाला नंबर सही है, यानी कि ऑप्शन आपका सही होता है बी। ऑप्शन का सही होता है बी। दोनों एक समय के नहीं है, जनता 200 BC से लगाकर 628 AD तक है, और महाबलीपुरम में जो कार्य शुरू होता है 610 640 होकर के ठीक 9वीं सदी तक वो, सॉरी 8वीं सदी तक वो जाता है, 7वीं से 8वीं सदी तक वो जाता रहता है। तो एक ही धार्मिक संप्रदाय से, दोनों की धार्मिक संप्रदाय से नहीं, ये बात जानते हैं, ठीक, आप भी ये बात जानते हैं। तो इसमें केवल ऑप्शन क्या सही होता है, दोनों में चित्रात्मक स्मारक नहीं है, दोनों जगहों पे चट्टानों को तरा के बनाया गया है, तो 23 का सही होता है बी। ठीक है, 24 कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय का यहाँ कोई मतलब नहीं है, कृष्णदेव राय को विजयनगर साम्राज्य में लेकर के जाते हैं और हम्पी के जो स्मारक है वहां पर उनको देख पाते हैं। अशोक का तो ये पे कोई मतलब नहीं। कोणार्क का मंदिर है कहाँ, तो कोणार्क का मंदिर उड़ीसा के पुरी जिले में है, उड़ीसा के ये वीडियो उड़ीसा के पुरी जिले में है। किसी में नहीं आ रहा है सर, मेरे में भी नहीं आ रहा है, सबका हुआ है। भी नहीं आ जी सर, नहीं। अब आ गया, जी सर, आ गया। ठीक है, आइए वापस चलते हैं। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था। तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि कोणार्क का मंदिर कहाँ है, उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में है, उड़ीसा राज्य के पुरी जिले में है। एक तो ये पॉइंट हो गया। गंग और केसरी वंश के शासकों द्वारा, गंग व केसरी वंश के शासकों द्वारा 13वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, है नी, जिसको हम ब्लैक पेगोडा के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, चोल तो चोल वंश का था, अशोक मौर्य वंश के थे, और कृष्णदेव राय आपके विजयनगर साम्राज्य के थे। तो जब इनका वंशय नहीं मिल रहा है तो निर्माता कैसे मिलेंगे। तो राइट आंसर क्या निकलता है, नरसिंह देव वर्मन के समय में ये मंदिर बनके तैयार हुआ 13वीं सदी में। तो राइट आंसर क्या निकलता है, ए। आइए 25 का देखते हैं, मढ़ेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है। तो मढ़ेरा का सूर्य मंदिर सोलंकी वंश के शासकों द्वारा निर्मित किया गया। राज्य कौन सा है, गुजरात। ठीक है, ये ध्यान कर लेना। मढ़ेरा का 23 सूर्य वाले में मंदिर, कौन सा सही था। 23 वाले में केवल 3 सही है, लास्ट वाला ऑप्शन। दोनों में शिलाकृत स्मारक हैं। हो गया, हो गया। ठीक है।
मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में है, सोलंकी वंश के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या निकलता है? बी। इसको ठीक कर लेना। जिला इसका पूछे तो आप क्या बताएंगे? मेहसाना। मोढेरा का सूर्य मंदिर गुजरात के मेहसाना जिले में है, सोलंकी वंश के शासकों के समय में निर्मित किया गया। नेक्स्ट मंदिर है हमारा लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर भी उड़ीसा के मंदिरों में है, गंग और केसरी राजाओं के द्वारा निर्मित किया गया था, ध्यान रखना। और ये कहाँ है? तो उड़ीसा में, उड़ीसा का इसमें एक ही ऑप्शन आपके पास है भुवनेश्वर, बाकी तो सब बीजापुर कर्नाटक में है, कोलकाता पश्चिम बंगाल में है, वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर क्या निकलता है आपका? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर। ठीक है, नागर शैली का है, नागर शैली की एक उपशैली उड़ीसा में अलग पनपी, क्या उससे संबंधित एक दूसरी क्षेत्रीय शैली ने जन्म लिया जिसको हमने कलिंग शैली का नाम दिया, और उसमें भी 3 अलग अलग टाइप के शिखरों से युक्त मंदिरों का निर्माण किया गया जिनको दूसरा नाम दिया गया है नी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, रेखा देउल, पीढ़ा देउल और खाखरा देउल। तो लिंगराज मंदिर कहाँ है? भुवनेश्वर जिले में है। उड़ीसा के मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा मंदिर कौन सा है? तो इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जानना होगा जगन्नाथ मंदिर की तरफ, कि जगन्नाथ मंदिर जो है वो सबसे बड़ा और ऊंचा मंदिर है। ये बात ध्यान कर लीजिएगा इतनी। ठीक है, ये बात इतनी आप याद कर लीजिएगा, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो ये उड़ीसा राज्य में है। आसान सा प्रश्न आपको देखने को मिला, कहाँ है? उड़ीसा राज्य में। नेक्स्ट प्रश्न फिर वहीं से है, जगन्नाथ मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं, काहे से बनी हैं? पत्थर की हैं, धातु की हैं, लकड़ी की हैं या कांच की हैं? ठीक है, तो काष्ठ निर्मित मूर्तियां हैं, काष्ठ मतलब लकड़ी, तो लकड़ी की मूर्तियां स्थापित हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। बीचों बीच में जगन्नाथ का मंदिर है और आसपास में सुभद्रा और बलभद्र के मंदिर बने हुए हैं। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? पल्लव राजाओं के द्वारा, चोल राजाओं के द्वारा, चालुक्य राजाओं के द्वारा या राष्ट्रकूट राजाओं के द्वारा? 4 ऑप्शन आपके पास हैं और आप जानते हैं कि इनका राइट आंसर क्या है। तो चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण, जो रथ मंदिर के नाम से जाने जाते हैं मुख्य रूप से, उनकी बात आपसे कर रहा है। स्पेशल रथ मंदिर, जो सप्त रथ मंदिर हैं, द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ है नी, नकुल सहदेव रथ, इस प्रकार धर्मराज रथ है नी, द्रौपदी रथ, ये जो रथ मंदिर थे उनकी बात आपसे कर रहा है। किस किस समय में? तो पल्लव वंश के समय में इस प्रकार के मंदिरों का निर्माण करवाया गया। तो ऑप्शन क्या सही होता है आपका? ए। ठीक है, आइए महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर 29 वाले में अब क्या है, क्या बताएं? 29 वाले में बताइए। हमारे में नेटवर्क नहीं है। अच्छा, तो इसका ऑप्शन सी सही है, लकड़ी की मूर्तियां रखी गई हैं। जब पढ़ाया गया था आपको जगन्नाथ मंदिर में की मूर्तियां काहे की हैं, तो लकड़ी की हैं, बताया गया था ना। ठीक है, हाँ, आइए, ये तो छोटे छोटे प्रश्न हैं, मामूली से हैं, ये नहीं गलत होने चाहिए ना। आइए, महाबलीपुरम का सप्तरथ मंदिर किसने बनवाया था? ये बढ़िया प्रश्न है। महेंद्र वर्मन ने, परमेश्वर वर्मन ने, नंदी वर्मन ने। नंदी वर्मन का तो सबसे लास्ट का पॉइंट था आपके पास, जिसमें से कांची के कैलाश मंदिर की बात कही गई थी। परमेश्वर वर्मन आपने यहाँ पर कोई पढ़ा नहीं था। महेंद्र वर्मन शैली सबसे स्टार्टिंग में थी, जिसके में हमने मंडप योजना वाले देखे थे। तो इसका राइट आंसर क्या होता है? नरसिंह वर्मन द्वारा। देखो, उड़ीसा वाले में नरसिंह देव वर्मन था, यहाँ पर केवल नरसिंह वर्मन है, तो ये ध्यान रखना, कंफ्यूजन ना हो जाए पेपर में कहीं आगे चल करके। तो 31 का बी, नरसिंह वर्मन द्वारा महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। 32 नंबर देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा रथ मंदिर सबसे छोटा है? तो द्रौपदी रथ जो है वो सबसे छोटा रथ मंदिर माना जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो द्रौपदी रथ है वो सबसे छोटा रथ मंदिर माना जाता है, ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से हमें सुमेलित करना है। सबसे श्रेष्ठ पूछे तो धर्मराज है, सबसे छोटा पूछे तो द्रौपदी रथ है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए।
तो सूची फर्स्ट क्या है आपकी, ये वाली है, और सूची सेकंड आपकी स्मारक वाली है। एलिफेंटा क्या है, श्रावणबेल गोला क्या है, खजुराहो क्या है और सांची क्या है। तो सांची स्तूपों के लिए जाना जाता है, खजुराहो मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, एलिफेंटा एक गुफा है, ठीक, और श्रावणबेल गोला में भगवान बाहुबली की प्रतिमा है नी। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ के पुत्र जिनका नाम बाहुबली था, जिनको हम ऋषभ देव भी कहते हैं, ठीक है, उनके पुत्र बाहुबली थे, उनकी मूर्ति श्रवणबेल गोला में चामुंडा राय के द्वारा बनवाई गई थी, लगभग 57 फीट ऊंची, ठीक है, एकास्मक प्रतिमा है, मोनोलिथिक यानी कि पत्थर को तराश करके उसको बनाया गया था। तो एक का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि बी के साथ जाना पड़ेगा, तो बी का चौथा इसमें है, और सी का दूसरा खजुराहो मंदिर है, डी का पहला सांची में स्तूप है। तो बी ऑप्शन आपका सही होता है, ये ध्यान करेंगे, बी ऑप्शन आप ठीक करेंगे, ये आपका सही विकल्प है। आगे आइए 34 नंबर देखिए, निम्नलिखित को मिलाएं, मिलान करना है, प्रश्न वही है। एक का क्या होगा, कोणार्क के सूर्य मंदिर कहाँ है, तो एक का सी होगा, एक का सी यहाँ भी है, यहाँ भी है। अब आपको दूसरे के साथ जाना पड़ेगा, मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ है, तो गुजरात में है, 2 का डी, तो 2 का डी कहाँ, यहाँ पर है। मारतंड का सूर्य मंदिर ये आपको कश्मीर में मिलेगा, 3 का बी यहाँ पे है। सूर्य पहाड़ मंदिर ये असम में है, कहाँ बचा, असम में, तो 4 का ए। राइट आंसर आपका क्या निकलता है, डी, सूर्य पहाड़ मंदिर असम में है, ध्यान कर लीजिएगा, एक सूर्य मंदिर आपको नया मिल रहा है यहाँ पे। तो राइट आंसर 34 का क्या हुआ, डी वाला, डी ठीक कर लेंगे। आगे आइए, मंदिर वास्तुकला की नागर शैली के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से मंदिर बनाए गए थे, कूट पहचानना है। इनमें से कुछ मंदिर होंगे जो नागर शैली के होंगे और बाकी नहीं होंगे। तो कंदरिया महादेव मंदिर तो नागर शैली का सबसे श्रेष्ठ मंदिर माना जाता है। सूर्य मंदिर कोणार्क के भी नागर शैली की उपशैली कलिंग शैली के तहत रखा जाता है। सोमनाथ मंदिर सौराष्ट्र ये भी नागर शैली के तहत रखा जाता है, सोलंकी वंश के शासकों के समय पाटन गुजरात में स्थित है सोमनाथ मंदिर, ये भी नागर शैली के तहत ही रखा जाता है। तो 3 मंदिर हैं, 1 2 3, क्या ये कहीं कूट है आपके पास, बी ऑप्शन है 1 2 3। कैलाशनाथ मंदिर जो एलोरा का है वो राष्ट्रकूट वंश का है और वो द्रविड़ शैली का मंदिर माना जाता है। बहुत सी पुस्तकें इसको बेसर शैली के तहत भी लेकर जाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, द्रविड़ शैली सबसे मुख्य मंदिर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 35 का ऑप्शन क्या सही करते हैं हम, बी। ऊपर के 3 मंदिर नागर शैली के हैं, बाकी वो द्रविड़ शैली का है। किस शैली का है, तो द्रविड़ शैली का है। द्रविड़ शैली के तहत 5 राजवंश आते हैं, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, पांड वे और विजयनगर साम्राज्य, है नहीं। पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, विजयनगर और पांडे 5 राजवंश के मंदिर द्रविड़ शैली के तहत रखे जाते हैं। 2 बेसर शैली के तहत जाते हैं, एक तो होयसल वाला और दूसरा आपका कौन सा, चालुक्य वंश। 36 नंबर देखते हैं, कोणार्क के सूर्य मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यह मंदिर नरसिंह देव प्रथम के संरक्षण में बनाया गया, इसको तो ऊपर देख के आए हैं आप। ये यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है। ये वास्तुकला का होयसल शैली है, गलत है, ये उड़ीसा में है, गंगवा केसरी वंश में है, गंगवा केसरी शैली, जिसको हम कलिंग शैली भी बोलते हैं। होयसल शैली का मतलब है बेसर शैली, होयसल शैली का मतलब है बेसर शैली, और होयसल शैली के 3 मंदिर सबसे मुख्य हैं, सोमनाथपुरा का केशव मंदिर, चेन्नाकेश्वर मंदिर और एक आपका होयसलेश्वर मंदिर, ठीक है। 3 मंदिर होयसल शैली के हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इसका 2 ऑप्शन सही है आपके, 1 और 2, 1 और 2 वाला कहीं है, फर्स्ट ऑप्शन ए आपका सही विकल्प है, ये ध्यान रखिएगा। 37 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट कालीन स्थापत्य कला के नमूने मिलते हैं। अभी पीछे आपसे बात हुई, एलोरा और एलिफेंटा राष्ट्रकूट काल के हैं, यानी कि इसमें से जो विकल्प आपका सही हो रहा है वो आ और बा, यानी कि ए और बी दोनों सही हो रहे हैं, ये भी है और ये भी है। रावण की खाई गुफा संख्या 14, ये 15 हो गई, और कैलाश गुफा 16, ये एलोरा के तहत हैं, ध्यान रखना।
तो कहाँ पर ये देखने को मिलती हैं आपको? एलोरा में। एलोरा की गुफा संख्या 14 को रावण की खाई के नाम से जाना जाता है, 15 को दशावतार और गुफा संख्या 16 को कैलाश गुफा या कैलाश मंदिर के नाम से संबोधित किया जाता है। तो ये जो गुफाएं हैं, ये जो मंदिर मिलते हैं आपको कहाँ मिलते हैं? एलोरा में मिलते हैं। ये ध्यान रखिएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 39 है कि बंबई से 6 मील दूर धारापुरी या धारा नगरी में स्थित गुफाएं कौन हैं? एलोरा है, एलिफेंटा है, कन्हेरी है, इनमें से कोई नहीं। तो अभी आपसे पीछे बात की गई थी एलिफेंटा की गुफाओं के बारे में, आपसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या 40 आती है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम द्वारा 8वीं सदी में इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा 8वीं सदी में एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया गया था। ये बात इतनी आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है। आगे आइए, क्या है? दो प्रश्न, फर्स्ट बी वाला भी है, सी वाला भी। अरे तो कोई एक ठीक कर लीजिए, इसमें सेकंड लगाना था कहीं बीच में। ठीक है, तो जो पहले है, सॉरी, इसको सेकंड कर दीजिए, इसको पहले लगा लीजिए। जो पहले विकल्प पे होगा उसी को माना जाता है, सेकंड वाले को नहीं माना जाता है। तो फिर से देख लीजिए, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गोविंद तृतीय ने, कृष्ण प्रथम ने, कृष्ण द्वितीय ने, कृष्ण थर्ड ने। तो कृष्ण प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। टाइपिंग के वक्त इसको सेकंड करना था, इसको फर्स्ट करना था, है नहीं? तो जो पहले होगा उसको पहले वरीयता देंगे। जो सेकंड नंबर पे सेम ऑप्शन अगर हैं आपके और सेम ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं प्रश्न में, तो जो पहले होगा उसको आप पहले टिक करेंगे। ठीक है, वो सर्वोपर रखा जाएगा। ठीक है, यहाँ पर तो अपने पास सुविधा है सही करने की, तो सही कर लीजिए। तो फर्स्ट इसका आप लगा लीजिए। फिलहाल कृष्ण प्रथम द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया। राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम जो थे, उन्होंने एलोरा में कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखना, 8वीं सदी में। आगे आइए, 41 नंबर देखते हैं कि एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है, बौद्ध से है, जैन से है, हिंदुओं से है? तो तीनों से है। शुरुआत में आपसे बात की जा चुकी है कि 12 बौद्ध धर्म की हैं, 5 जैन धर्म की हैं और 12 5 और 17 टोटल कितनी हो जाएंगी? 34 गुफाएं एलोरा में हैं, जिनमें से 12 बौद्ध धर्म की हैं, 5 जैन धर्म की हैं और 17 हिंदू धर्म की हैं। ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 42 और 2022 के पेपर में, जो 21 वाला जो पेपर आपका हुआ था, उसमें नौलखा मंदिर पूछा गया था। ठीक, तो नौलखा मंदिर किस वंश में निर्मित किया गया? तो ये सोलंकी वंश के शासकों द्वारा ये मंदिर निर्मित किया गया। नौलखा मंदिर गुजरात में है। 2 नौलखे मंदिर हैं वहां पे, एक तो है घुमली का नौलखा मंदिर, एक कोई और है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो नौलखे मंदिर का निर्माण सोलंकी वंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, प्रश्न संख्या 43 क्या कहती है? देखिए, उत्तर भारत का खजुराहो किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 3 खजुराहो हैं। एक तो आपका छतरपुर वाला मुख्य रूप से खजुराहो जाना जाता है, वो एक। दूसरा राजस्थान का खजुराहो, किराडू के जो शैव मंदिर है राजस्थान में, वो आपके कहे जाते हैं। और एक उत्तर भारत का खजुराहो आपसे पूछा जाता है, तो हरियाणा राज्य में स्थित भीमा देवी जो मंदिर है, उसे उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। इसको नोट कर लीजिएगा कहीं, बढ़िया प्रश्न है। कामाख्या देवी मंदिर असम में है। नौलखा मंदिर अभी आपसे बात की गई थी। पार्वती मंदिर कौन सा कहाँ वाला कुछ कह नहीं सकते, खजुराहो वाला ले लीजिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। नचना कुठार का ले लीजिए, पार्वती मंदिर गुप्त काल वाला, कोई भी पार्वती मंदिर यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो भीमा देवी मंदिर उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। यहाँ पर भी कामुक मूर्तियों के पैनल हमें देखने को मिलते हैं, जिस वजह से इसको उत्तर भारत का खजुराहो कहा जाता है। प्रश्न संख्या 44 हमारी अगली आती है, अशोक लिपि को पहली बार पढ़ने में सफलता किसने की? तो जेम्स प्रिंसप ने 1837 में अशोक के जो स्तंभ लेख थे, जो भाषा थी उनके यहाँ की ब्राह्मी लिपि, है नहीं, 4 प्रकार की लिपियां आप जानते हैं, ब्राह्मी, खरोष्ठी, आर्मेयिक और ग्रीक, है नहीं। इन लिपियों में अशोक काल के अभिलेखों को लिखा गया। इनमें से उन्होंने सबसे पहले दिल्ली टोपरा वाला जो स्तंभ लेख था, उस पर जो लिपि थी उसको उन्होंने जेम्स प्रिंसप ने पहली बार पढ़ी 1837 में। ठीक, एक तो पॉइंट ये आपका हो गया, इसको ध्यान रखिएगा। 45 नंबर आता है कि अशोक स्तंभ और स्तंभ शीर्ष, यानी कि अशोक के कौन से स्तंभों पर कौन सी पशु आकृति है, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। प्रश्न संख्या है 45 हमारे पास।
सारनाथ के स्तंभ पे क्या है, तो 4 सिंह हैं, ठीक बात है, अच्छी बात है। रंप्रवा का बैल हो गया, ठीक, ये हो गया रंप्रवा का बैल हो गया। अच्छा ये नहीं, रुक जाओ, ये पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। इनमें से सबके साथ सही है, लेकिन कौन सा मेल नहीं खाता है, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा मेल नहीं खाता है। ठीक है, तो कौन सा मेल नहीं खाता है इनमें से, ये आप जानते हैं। सारनाथ में 4 सिंह हैं, रंप्रवा का बैल हो गया, और संकिसा में क्या है, लौरिया नंदनगढ़ में नहीं, स्तंभ भी तो है, वहां पर भी सिंह है नहीं। सर गज स्तंभ है, संकी स्तंभ। हाँ ठीक। हाँ हाँ, वही वही। तो इसमें जो तीसरा ऑप्शन आपका है ये गलत है, ये मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, यही तो है तीसरा। हाँ सर, संकसिया में हाथी है लौरिया सर। हाँ, लौरिया नंदनगढ़ में भी सिंह वाला है आपका, 2 हैं वहां पे, लौरिया नंदनगढ़ में 2 हैं। एक बैल है, रंप्रवा एक में भी, सिंह है। हाँ रंप्रवा में भी 2 हैं, एक बैल वाला है और एक कोई और है। ठीक है, चलिए फिर से देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है। तो सारनाथ में 4 सिंह हैं, ठीक बात है, सही है। रंप्रवा में बैल है, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ में सिंह है, 2 हैं बैल और सिंह वाला। एक जो नहीं मेल खा रहा है वो है संकिसा वाला। तो ऑप्शन क्या ठीक करेंगे, सी। इसका जो राइट आंसर 45 का है सी। सी वाला गलत नहीं मिला, सी वाला जो है वो गलत है, यहाँ पे हाथी होना चाहिए था, संकिसा में हाथी था। ठीक है, आइए 45 नंबर हो गया। अब आते हैं 46 में। मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। मौर्य वंश की राजधानी क्या थी, पाटलिपुत्र थी। ठीक है, इसको ठीक कर लीजिए। इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, किसके द्वारा लिखी गई, तो आप भी जानते हैं मेगास्थनीज जो था, जो अशोक के शासनकाल में, ठीक है, चंद्रगुप्त के शासनकाल में, अशोक के शासनकाल में नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेगास्थनीज नामक जो एक यात्री आया था, विदेशी यात्री, उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी, ये ध्यान रख लीजिएगा। 48 नंबर क्या है देखिए, किस संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह है। इनमें से जो आपसे पूछ रहा है इन ऑप्शन में से, ठीक है, तो मथुरा संग्रहालय में कुषाणकालीन मूर्तियों का संग्रह सबसे ज्यादा, परखम्यक्ष वाली जो मूर्तियां हैं नी, तो कुषाणकालीन अधिकतर जो मूर्तियां हैं वो मथुरा संग्रहालय में। अगर आपसे ये पूछता कि कुषाण काल से संबंधित गांधार शैली की सबसे अधिक मूर्तियां किस में हैं, तो लाहौर संग्रहालय आप बताएंगे। जब इस तरह से प्रश्न पूछेगा और विकल्प में आपके पास लाहौर संग्रहालय तो है नहीं, है नहीं, तो मथुरा है, तो मथुरा आप लगा लीजिए यहाँ पे, ये ध्यान कर लीजिएगा। 49 नंबर क्या है, प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक, तो कलिंग का महान शासक कौन था, खारवेल था। अशोक ने कलिंग को जीता था खारवेल से, है नहीं, तो ये ध्यान कर लीजिएगा। खारवेल का, कलिंग खारवेल का शासक था। अशोक तो उसको जीत करके वहां स्वामी थोड़े बना था, उसको जीता था। वहां पर जो नरसंहार हुआ था उससे वो दुखित हुआ और फिर उसने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था, है नहीं, और जीवन में कभी भी युद्ध लड़ने की कसम खाई। तो खारवेल मुख्य शासक था, ध्यान रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं 50वें पे। 50वां प्रश्न क्या कहता है हमारा, सातवाहन राज्य की राजधानी कहाँ थी, ये प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो ये जब आपको बताया जा रहा था सातवाहन राज्य की राजधानी, तो पैठन प्रतिष्ठान या पैथाम जो भी बताया गया था वो आपका यहाँ से क्लियर कर लेना। ठीक है, ये आपके आज के 50 प्रश्न हैं। अगले दिन फिर 50 प्रश्न आपके आएंगे, ध्यान रखना। ठीक।